नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का एग्जाम्स आपका 26 जुलाई को है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम एडुटेरिया के माध्यम से आपकी जो है टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। 72 आपकी नई टेस्ट सीरीज आ चुकी है और आज की जो टेस्ट सीरीज होने वाली है पहला टेस्ट है जो कि इंपोर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो, उम्मीद है आप लोग नए होगी बहुत सारे बच्चे, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि नई वीडियो आई तो उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। आज का हमारा यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करेंगे और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर बात किया है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख जो है स्रोत माना जाता है। भाई कहा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल का स्रोत किस चीज को जो है यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर इस चीज की बात की जा रही है। अभिलेख हम कहेंगे नहीं, वेद या पुराण को बिल्कुल नहीं, गुफा चित्र को हाँ बिल्कुल, गुफा चित्र को जो है प्रागैतिहासिक काल का स्रोत माना जाता है। विदेशी यात्रियों का विवरण नहीं भाई, विदेशी यात्रियों के विवरण को भी नहीं माना जाता है। अब जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें क्या मिलता है तो इस तरीके से माना जाता है। तो एक तो सबसे पहले तो आप वह काल होता है जहां पर लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये समझो, अगर कभी आ जाए कि अभिलेख, भाई लिखने वाले अभिलेख हो गए, लेखन कला का विकास जो है उस समय नहीं हुआ था, बात ही खत्म हो जाती है। और इसकी जानकारी जो है तो कहां से मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, ना कि आपकी लिखित साक्ष्यों से मिलती है। तो आप कहेंगे यहाँ की प्रागैतिहासिक काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों से जो है मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त जो है होती है। पहला ऑप्शन तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पर चित्र, पत्थर के औजार, हड्डियां, मिट्टी के बर्तन जो है प्रमुख होते हैं। कैसे होते हैं अगर कही जाए तो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी बर्तन प्रमुख हैं। आपकी क्या चीज प्रमुख है? चित्र प्रमुख हैं। पत्थर पर जो है आपके औजार से बने हुए चित्र होते हैं वो प्रमुख हैं और आपकी हड्डियां प्रमुख हैं। तो इस तरीके से आप कहोगे प्रागैतिहासिक काल में आपकी ये सब चीजें आपको मिलती हैं। दूसरी बात, प्रागैतिहासिक काल में मानव जो गुफाओं में जो है निवास करते थे और इसलिए अब जब निवास करते थे तो दीवारों पर चित्र बनाकर अपनी भावनाओं को, जीवन शैली को क्या करते थे जो है दिखाते रहते थे। शिकार करना, नृत्य करना, ये सभी चीजें बनाते रहते थे। तो प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत जो है गुफा चित्र के रूप में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चिरांद, केचर, शैनुवार और ताराढ़ी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सही नहीं पूछा है, गलत ऑप्शन कौन सा है। चलिए बात किया है चिरांद, चेचर, शैनुवार और ताराढ़ी के संबंध में। शैनुवार से खेती के किए गए चावल, जौ, मटर और मसूर, बाजरा के साक्ष्य जो है प्राप्त होते हैं। शैनुवार एक जगह है, वहां से चावल, जौ, मटर, मसूर, बाजरा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हम कहेंगे ये तो बात सही लिखा है। चिरांद से पॉलिश की गई पत्थर की कुल्हाड़ियां, मिट्टी के बर्तन एवं टेराकोटा की मूर्तियां जो है प्राप्त हुई हैं। ये भी ऑप्शन सही लिखा है। इन स्थलों पर लोहे के औजारों के व्यापक प्रमाण मिले हैं। अब आप खुद बताइए, लोहे के उस समय औजार मिले थे क्या? आप कहेंगे भाई लोहे के औजार नहीं मिले थे। तीसरा गलत है। इन स्थलों को गोलाकार एवं अर्धगोलाकार घरों के अवशेष जो है मिले हुए हैं। तो चिरांद, चेचर, शैनुवार, ताराढ़ी से गोलाकार एवं अर्धगोलाकार, अर्धवृत्ताकार में घर के अवशेष पर्याप्त हुए हैं। ये भी सही है। तो पूछा था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे केवल तीसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि 1, 2 और 4 जो है सही है। नेक्स्ट आता है अर्थशास्त्र में वर्णित साप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है। भाई साप्तांग सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा अर्थशास्त्र में किस चीज से संबंधित है, तो आप कहेंगे राज्य से संबंधित है ना। किससे? राज्य, समाज से नहीं है, धर्म से नहीं है, व्यापार से भी नहीं है, राज्य से है। आपने सुना होगा साप्तांग के 7 अंग थे, जैसे राजा, स्वामी जैसे कहते हैं राजा। राजा के बाद कौन आता था? इनको याद कर लेना लाइन से। राजा के बाद अमात्य, अमात्य के बाद जनपद, जनपद के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद कोष, कोष के बाद क्या आता था? कोष के बाद आपका दंड आता था, दंड, और दंड के बाद आपका जो है मित्र आता था। ये जो साप्तांग है 7 अंक, ये आपको याद कर लेना। एग्जाम में कभी कभी पूछे, डायरेक्ट तौर पर जो है पूछ लिए जाते हैं। अच्छा एक चीज आपको याद रखना है, कभी एक एग्जाम में PYQ उठाकर देखोगे तो ऐसा भी आ चुका है, साप्तांग में 7वां सिद्धांत कौन सा है? आप कहेंगे मित्र का 7वां सिद्धांत होता है और जीवन में मित्र होना भी जरूरी है। ठीक है, तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये राजा के जो है साप्तांग है, अर्थशास्त्र में बताए गए। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध पर विचार करें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? अब पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में विचार करना है, कौन सा सही ऑप्शन है। जैसे इसमें उत्तरी सीमा जो है मांडा के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल बात ठीक है। जो नॉर्थ की सीमा है वो कैसी मानी जाती है? आप कहेंगे मांडा मानी जाती है। अब एक चीज यही याद कर लो, मांडा आ जाए तब आप कहेंगे जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और हड़प्पा सभ्यता में अगर कहीं मांडी लिख के रहता तब क्या कहते? बस मात्रा चढ़ जाती, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में है।
मांडा जम्मू कश्मीर में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा है, और मांडी आ जाता तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। पश्चिम में स्थल को क्या कहते हैं? सूतकांगे डोर कहते हैं। भाई ये भी सही है। दक्षिण सीमा दैमाबाद है, दक्षिण सीमा दैमाबाद है, हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, महाराष्ट्र में है ना। ये आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। सूतकांगे डोर कहां पर हो जाएगी? बलूचिस्तान में हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, है ना, पाकिस्तान में। और आपकी दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में हो जाती है। हड़प्पा सभ्यता के संबंधित सर्वाधिक स्थल पाकिस्तान से मिले हैं। सबसे ज्यादा स्थल कह रहा है पाकिस्तान से मिले हैं, क्या सही है? हम कहेंगे नहीं। भारत में सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं, भारत में 900 से ज्यादा स्थल जो है प्राप्त हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में बात किया तो 500 से ज्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन गलत है। पूछा था कौन सा ऑप्शन सही है, तो 1, 2, 3 सही है। ए वाला ऑप्शन यहां पर हम कहेंगे सही है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सूची 1 वेद है, सूची 2 में उपवेद है। किसका किससे उपवेद से संबंध है? जैसे ऋग्वेद की बात किया तो आयुर्वेद इसका उपवेद है, यजुर्वेद की बात किया तो धनुर्वेद इसका उपवेद है, सामवेद की गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद की बात किया तो शिल्प वेद से संबंधित है। ऑप्शन यहां पर सही रहेगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए। अच्छा, आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा, और आपकी ग्रुप वगैरह सर्किल होंगे तो उन पर आप लोग जो है शेयर कर देना। अच्छा लगता है, मोटिवेशन लगता है, और काम करने में थोड़ा खुशी भी होती है। जैसे आप एग्जाम देते हो, प्री मेंस इंटरव्यू, पीटी में पास होते हो तो मेंस देने में अच्छी उत्साहित होते हैं, रही ऊर्जा के साथ आप लोग पेपर देते हो, फेल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, दूसरे एग्जाम के लिए मोटिवेशन हमारा खत्म हो जाता है। एक छोटा सा और अपडेट है कि अपना ऐप भी आ चुका है, उसका नाम है यूपीएससी नट। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे ऐप की, वहां से जो है आप डाउनलोड कर लेना। टेस्ट पास नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहां से जो है आप टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज को आप जो है लगा सकते हो, परफेक्ट तरीके टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। एक बार चेकआउट कर लेना। ऐप का नाम बता दिया, यूपीएससी नट है। यहाँ पर क्वेश्चन की बात क्या है? विदुषी महिलाएं हैं एक तरफ, और विशेषताएं किस विदुषी महिला की किस विशेषता के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर जैसे बात की जाए तो आप कहेंगे घोषा जो है, घोषा किसके लिए जानी जाती है? ऋग्वेद में सूक्त की रचयिता के रूप में घोषा को जाना जाता है। अपाला की बात की तो अपाला जो है वैदिक मंत्रों की रचना से संबंधित है। लोपामुद्रा की बात की जाए तो ऋषि अगस्त्य की पत्नी के रूप में इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त है, और गार्गी जो है एक दार्शनिक बहसों में भाग लेती थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही रहेगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, और डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि इनमें आपका गलत ऑप्शन जो है कौन सा है? काशी की राजधानी वाराणसी थी। क्या कह रहा है? काशी की राजधानी वाराणसी थी। क्या सही है? बिल्कुल बात ठीक लिखा है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती अयोध्या थी। ये भी ठीक है। पांचाल की राजधानी तक्षशिला। भाई पांचाल की राजधानी तक्षशिला कैसे हो जाएगी? पांचाल की राजधानी तक्षशिला कैसे हो जाएगी? अब पांचाल की राजधानी तो आप कहेंगे 2 थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी की बात की जाए तो आपकी क्या थी? उत्तरी पांचाल की राजधानी को अक्षित्र के नाम से हम जानते थे, ध्यान रखिएगा। और वहीं दक्षिणी पांचाल की राजधानी की बात की जाए तो आपकी क्या थी? दक्षिणी पांचाल की राजधानी को आपकी काम्पिल्य के नाम से जो है जानते थे, काम्पिल्य के नाम से जानते थे। तो पांचाल की राजधानी 2 थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षित्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य के नाम से जानी जाती थी। जो तक्षशिला की यहां बात की जा रही थी, ध्यान रखिएगा, जो तक्षशिला की बात की जा रही थी, तक्षशिला तो गांधार की राजधानी थी। तक्षशिला किसकी थी? गांधार जनपद की जो है राजधानी थी, ध्यान रखिएगा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। ये भी करेक्ट है। तो यहां पर ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा गलत है? सी ऑप्शन यहां पर गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार क्या करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। हर्यक वंश का मगध का प्रथम राजवंश था। जो हर्यक वंश है वह मगध का प्रथम राजवंश था। बिल्कुल बात ठीक कहा जा रहा है। शिशुनाग वंश हर्यक वंश के बाद में आया। बिल्कुल ये भी सही है। शिशुनाग वंश हर्यक वंश के बाद ही आया था, है ना। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। बिल्कुल बात ठीक कर रही है। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश शुंग वंश से पहले शासन में आया। भाई शुंग वंश की बात की जाए तो शुंग वंश आपका 185 ईसा पूर्व में आया था, और कर्ण वंश की बात किया तो 73 ईसा पूर्व में आया था। तो यही 73 वर्ष आपके पहले के आसपास देखने को मिलता है। तो कर्ण वंश शुंग वंश से पहले क्या आया? शुंग वंश जो है कर्ण वंश से पहले आया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा है। पूछा था कौन सा सही है, तो 1, 2, 3 सही है, तो ए ऑप्शन हम कहेंगे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से महाजनपद है और एक तरफ जो है राजधानी है, और पूछ रहा है कौन सा एक सही है।
तो कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी है, बात करें अंग महाजनपद की राजधानी की बात करें तो चंपा थी, बिल्कुल बात ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही लिखा है। जबकि गांधार की बात किया तो अभी हमने आपको बताया था गांधार की राजधानी क्या बताया था, तक्षशिला जो है बताई थी, तक्षशिला बताया था, तो आपका ऑप्शन डी बी वाला गलत था। अवंती की राजधानी क्या है, अवंती की राजधानी आप कहेंगे दो थी, उत्तरी अवंती की राजधानी पूछी जाए तो आप क्या कहते, अब उत्तरी अवंती की राजधानी आप कहेंगे उज्जैनी थी, क्या थी, उज्जैनी थी। वहीं दक्षिणी अवंती की राजधानी पूछ लेते तो क्या थी, महिषमती थी, महिषमती थी, ध्यान रखिएगा, तो ये भी गलत हो गया। अश्मक की राजधानी की बात किया तो अश्मक की राजधानी जो है पोटिल थी, क्या थी, पोटल या पोटली भी कहते थे, पोटल या पोटली भी थी, तो ऑप्शन केवल एक सही था, बी सी डी गलत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 भागों वाले नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा स्थल है जो 3 भागों वाले नगर नियोजन के लिए जाना जाता है, आप कहेंगे मोहनजोदड़ो, भाई नहीं, हड़प्पा नहीं, लोथल नहीं, तो किसको जाना जाता है, धौलावीरा को जाना जाता है, 3 भागों वाले नगरों में विभाजित था। अब धौलावीरा की कुछ बातें की जाए तो यह सबसे पहले तो याद रखो गुजरात राज्य में है, गुजरात में भी कहां पर है तो कच्छ के रण में है। सबसे अनोखी विशेषता यहाँ की क्या है, 3 नगर भागों में इसको विभाजन जो है किया गया है। अच्छा एक चीज और भी रखना है याद, यहाँ पर इसके लिए जल के जो स्रोत है सबसे बढ़िया तौर पर जो है जाने गए हैं, तो यहाँ पर जल व्यवस्था उत्तम व्यवस्था के रूप में इसको जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं विचार। बुद्ध ने 4 आर सत्य और अष्टांगिक मार्ग का जो है उपदेश दिया हुआ है। 4 आर सत्य बताइए, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं इन्होंने, तो हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। ये प्रथम बुद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में हुआ था, कहां हुआ था, राजगृह में हुआ था, कहां पर, राजगृह बिहार में हुआ था, सप्तपर्णी की गुफा में हुआ था, कभी आ जाए तो बता सकते हो, सप्तपर्णी की गुफा में हुआ था राजगृह में। और इसका जो आयोजन है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु के संरक्षण में या शासन काल में हुआ था, तो दूसरा भी करेक्ट है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज जो है कहा जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ये भी करेक्ट है, तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है और ज्ञान प्राप्ति सबसे पहले सारनाथ में दी, तो चारों ही ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। आई थिंक सीरीज आपको पसंद आ रही है तो विथाउट स्किप किए देखा करोगे ना, ऐसे स्किप करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। गांधार कला का उत्कर्ष किसके काल में हुआ, भाई जो गांधार कला है, गांधार कला का जो उत्कर्ष है किसके काल में होता है, कुषाण काल में होता है ना, कुषाण काल आपको देखने को मिलेगा, कुषाण काल में सबसे ज्यादा आपको गांधार कला फैली हुई नजर आती है, बनी हुई, और भारत में वर्तमान में उस समय जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान में विकसित जो है देखने को मिलती है, जिसे ग्रीक बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, कभी आ जाए तो ग्रीक बौद्ध कला के रूप में भी इसको जो है जाना जाता है। बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। जब असत्य का ऑप्शन समझ में ना आए क्या बोल रहा है तो आप असत्य का मान लिया करो गलत है, ठीक है, तो अब समझ में आ जाता है बुद्ध के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है ये पूछ रहा है। जैसे बात किया है कमल एवं सांड जो है बुद्ध के जन्म के समय के प्रतीक माने जाते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है। घोड़ा जो है महाविनिष्क्रमण का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। बट वृक्ष बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, ये भी सही है। धर्म चक्र महापरिनिर्माण का प्रतीक है, धर्म चक्र महानिर्माण का प्रतीक कैसे हो सकता है, धर्म चक्र तो जो है बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र माना जाता है, तो महापरिनिर्माण तो महामृत्यु को कहते हैं, धर्म चक्र किसको कहते हैं, प्रथम उपदेश को माना गया था जो सारनाथ में दिया हुआ था, और महापरिनिर्माण तो मृत्यु का प्रतीक था, तो चौथा ऑप्शन गलत है। पदचिन्ह बुद्ध के निर्गमन एवं उपस्थिति के प्रतीक माने जाते हैं, एक भी सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत वाला कहेंगे चौथा है, तो केवल फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर असत्य है, बाकी ऑप्शन सही है। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ संगति है दूसरी तरफ शासक एवं अध्यक्ष है, और यहाँ पर बात करें कौन सी संगति किस शासक से संबंधित है। जैसे प्रथम बौद्ध संगति की बात की जाए, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में की गई थी, करेक्ट लिखा है। द्वितीय बुद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में सबकामनी की अध्यक्षता में की गई थी, ये भी ठीक लिखा है। तृतीय बुद्ध संगति अशोक के शासनकाल में मुगली पुत्तिस्त की अध्यक्षता में की गई थी, ये भी करेक्ट है। चतुर्थ बुद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में वसुमित अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, तो यहाँ पर भी ये भी सही है। तो जब सभी ऑप्शन सही मिले हैं तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है विनय पिटक में मुख्यतः किसका वर्णन मिलता है। भाई विनय पिटक है और विनय पिटक में कहा जा रहा है किस चीज का जो है वर्णन किया गया है। विनय पिटक में आप कहेंगे संघ के नियम एवं विनिमय के बारे में आपका क्या किसमें विनय पिटक में बात जो है की गई है। बुद्ध की त्रिपिटक है, ये त्रिपिटक तो आपने नाम सुना ही होगा, बुद्ध के त्रिपिटक है
त्रिपिटक में बात किया तो एक तो आपका शुद्ध पिटक आता है, ध्यान रखिए कौन सा आता है, शुद्ध पिटक आता है। एक आपका यही जो क्वेश्चन में आया है विनय पिटक आता है, और एक आपका जो है आपका अभिधम्म पिटक आता है, अभिधम्म पिटक आता है। तो ये त्रिपिटक की बात किया तो बुद्धों से संबंधित है, और विनय पिटक में संघ के नियम और विनिमय के बारे में जो है बात की गई है। शुद्ध पिटक में बात किया तो बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं। ये पहला जो ऑप्शन है वो शुद्ध पिटक से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात की जाए यहाँ पर जैन एवं बौद्ध धर्म को भारतीय दर्शन के किस श्रेणी में रखा जाता है। तो जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म को भारतीय दर्शन के किस श्रेणी में रखा जाता है? आप कहेंगे आस्तिक नहीं, वैदिक नहीं, आप कहेंगे नास्तिक श्रेणी में रखा जाता है। ध्यान रखिएगा, नास्तिक श्रेणी में रखा जाता है भारतीय दर्शन के जैन एवं बौद्ध दर्शन को। सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर बात की जा रही है जैन धर्म से संबंधित आपके तीर्थंकर हैं, और तीर्थंकर जैन धर्म में कितने थे? टोटल 24 थे। पहले कौन थे? ऋषभ देव थे, और 24 में महावीर स्वामी थे, है ना। तो यहाँ पर मिलान करना है कि चिन्ह है और उनके कौन से तीर्थंकर के किस चिन्ह के रूप में पहचान जो है की गई है। जैसे ऋषभ देव की बात की है, ऋषभ देव जो है आपके बैल वृषभ से संबंधित थे। अजितनाथ की बात किया तो आपके हाथी गज से संबंधित थे। पार्श्वनाथ की बात की जाए, पार्श्वनाथ आपके सर्पकड़, है ना, सर्पकड़ सर्प से संबंधित थे। महावीर स्वामी आपके घोड़ा सिंह से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? भाई दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आप कहेंगे राजस्थान राज्य में है। अब कभी ये भी आ सकता है किस जिले में है, तो राजस्थान का एक सिरोही जिला पड़ता है, उसमें सिरोही जिले में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है बना हुआ है। कहाँ बना है? माउंट आबू पर बना है। इस पर माउंट आबू पर जो है बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, आबू के पास में ही बना हुआ है। 12वीं से 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में चालुक्य राजाओं के द्वारा दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। लेकिन अगर प्रॉपर राजा का नाम भी आ जाता किसने निर्माण कराया है, तो बिमल शाही ने जो है इसका निर्माण को करवाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के पंच महाव्रत में शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के पंच महाव्रत में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? अहिंसा शामिल है, अपरिग्रह शामिल है, सत्य शामिल है। यज्ञ शामिल है क्या? नहीं, हम कहेंगे यज्ञ शामिल जो है नहीं है, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिहर, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये आपके जो 5 महाव्रत हैं वो आपके शामिल है। अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अपरिग्रह हो गया। यहाँ पर आपका लिख देता हूं, अस्तेय भी याद रख लेना, अस्तेय आता है, और एक आपका क्या आता है? ब्रह्मचर्य आता है, ब्रह्मचर्य आता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें से पार्श्वनाथ के द्वारा अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय को दिया गया था। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां जोड़ा था ब्रह्मचर्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैन धर्म के अनुसार कर्म के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? कर्म के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जैन धर्म के अनुसार? आप कहेंगे क्या कहेंगे? सम्मर कहलाती है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सम्मर के रूप में जो है इसको जाना जाता है। जैन धर्म के धर्म ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म के धर्म ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटक नहीं भाई, वेद नहीं, उपनिषद नहीं, आगम के नाम से मिलता है। जैन धर्म के जो जैन धर्म के धर्म ग्रंथ हैं उनको आगम के नाम से हम जो है जानते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमाणिक धर्म ग्रंथ आगम कहलाते थे। महावीर स्वामी के उपदेशों का यहाँ पर जो है क्या किया है? संकलन किया गया है, ध्यान रखना है। सबसे अधिक शीशे के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए? तो सबसे ज्यादा शीशे के सिक्कों के लिए सातवाहन काल को माना जाता है। सातवाहन काल में बात की जाए तो आपको याद रखना है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बड़े पैमाने पर, यहां लिख देता हूं कौन से शासक ने अगर कभी आ जाए, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सबसे अधिक मात्रा में शीशे के सिक्कों का जो है प्रचलन किया हुआ था। शीशे मतलब लेड के सिक्कों का जो है प्रचलन बहुत मात्रा में किया हुआ था। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने परम भागवत की उपाधि जो है धारण की थी? गुप्त शासकों के द्वारा परम भागवत की उपाधि जो है सबसे पहले किसके द्वारा धारण की गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि को धारण किया था। ब्राह्मण धर्म को पुनरुद्धार किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और वैष्णव धर्म को कभी आ जाए तो आप कहेंगे वैष्णव धर्म को बहुत ज्यादा जो है लोकप्रिय या उत्कर्ष जो है पहुंचाया था। और भगवान विष्णु के उपासक के रूप में जो है गुप्त वंश को माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की एक और उपाधि थी परम भागवत के साथ साथ विक्रमादित्य की। किसकी उपाधि थी? विक्रमादित्य की उपाधि भी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली हुई थी। ठीक है, सिकंदर एवं पोरस के बीच में किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? सिकंदर और पोरस
अब ये युद्ध तो आपको सभी को पता होगा 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व के आसपास जो है किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, कौन सी, झेलम नदी के किनारे जो है आपका, इसे बैटल ऑफ हाइड्रेस्पीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पोरस की पराजय हुई थी। लेकिन सिकंदर जीता जरूर था, लेकिन पोरस की वीरता देखकर क्या हो गया था, उसने अपना मित्र बना लिया था और उसकी युद्ध में जितनी भी चीजों को जीता था वो वापस लौटा दिया था। जैसे राज्य हित होता था तो राज्य जो है लौटा दिया था और सहयोगी बना लिया था। तो सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, जिसे बैटल ऑफ हाइड्रेस्पीस के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय किस गणराज्य संघ ने यूनानी सेना का कड़ा प्रतिरोध किया था? कड़ा प्रतिरोध किसने किया था? यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्लोई क्षुद्रक संघ के द्वारा किया गया था। मल्लोई क्षुद्रक संघ ने सिकंदर के आक्रमण समय जो है यूनानी सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, विचार कर लेते हैं। उत्तर भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन है इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था। क्या ये सही है? अभी तक तो सही है। इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय कुषाणों शासकों को देता है। देखो, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कवर हो रहा है। कैसे? कहा जा रहा है कि सबसे पहले जो चलन किया था स्वर्ण सिक्कों का वो इंडो ग्रीक हिंद यूनानी राजाओं के द्वारा किया गया, लेकिन इन्हें नियमित रूप से चलाना, एक होता है राजा बनना, एक होता है राजा बने रहना। तो वही है, हमने स्वर्ण सिक्के चला तो दिए, लेकिन नियमित और पूर्ण रूप से चलाने का श्रेय कुषाणों को जो है दिया जाता है। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। कुषाण शासकों में बिम कटफिस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है जारी किए थे। ये भी ठीक बात है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। सौंदर्यनंदन एवं सारीपुत्र प्रकरण की रचनाकार हैं। सौंदर्यनंदन और सारीपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? अब एक और इसी में मिला दें तो आपको वो भी ठीक रहेगा। यहीं पर लिख लो बुद्ध चरितम। कौन सी है? बुद्ध चरितम। अब ध्यान रखो, अब तीनों पढ़ो। सौंदर्यनंदन, सारीपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरितम की रचनाकार कौन है? आप कहेंगे कौन है? आप कहेंगे अश्वघोष हैं। कौन है? अश्वघोष हैं। और अश्वघोष जो थे कनिष्क के राज कवि थे और इनके द्वारा ही सौंदर्यनंदन, बुद्ध चरितम, सारीपुत्र प्रकरण की प्रमुख रचनाएं जो है लिखी गई हैं, है ना। और आपको ध्यान रखना है, अश्वघोष जो थे इन्होंने चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी की थी, है ना, अध्यक्षता भी संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कनिष्क के समकालीन निम्न विद्वानों का अध्ययन करे और कूट का अनुसार अपना उत्तर को इंगित करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बात की जाए तो कनिष्क के समकालीन विद्वानों में कौन थे? अभी हमने बताया था आपको, एक तो अश्वघोष थे, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा आपका वसुमित्र थे। अब भाई क्यों थे? तो अश्वघोष जो थे चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष बने थे और वसुमित्र जो थे आपके डिप्टी उपाध्यक्ष, है ना, कह सकते हो। तो ये दोनों व्यक्ति जो है आपके कनिष्क के समकालीन थे, जबकि कालिदास और वाक्य कम्मन ये आपके समकालीन नहीं थे। पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा और चौथा ऑप्शन यहां पर गलत है। ठीक है, कालिदास की बात किया तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है और कम्मन की बात किया तो आपके तमिल कवि मध्यकालीन भारत से संबंधित है। तो यहां पर आपके पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शासक हैं और एक तरफ वंश है, कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है? जैसे डेमेट्रियस प्रथम की बात की जाए तो हिंद यूनानी है शासक था। रुद्रदामन प्रथम की बात किया तो शक शासक था। गोडोफनीस की बात किया तो पहलव वंश का शासक था और बिम कटफिस की बात किया तो कुषाण वंश का शासक था। याद कर लो, एक बार फिर से बता रहा हूं, डेमेट्रियस प्रथम हिंद यूनानी शासक था, रुद्रदामन प्रथम शक शासक था, गोडोफनीस आपका पहलव वंश का शासक था और बिम कटफिस कुषाण वंश का शासक था। ऑप्शन ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, योद्धा सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? पी क्यू उठा के देख लो, यूपीएससी से लेकर सारे स्टेट एग्जाम्स के पीसीएस क्वेश्चन में क्वेश्चन आ चुका है। योद्धा सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? आप कहेंगे योद्धा सिक्कों पर बात किया है तो कार्तिकेय। ये किसके पुत्र हैं? शंकर भगवान पार्वती मैया के कार्तिकेय पुत्र हैं और इन्हीं का अंकन मिलता है योद्धा सिक्कों पर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। और दक्षिणापथ के राजाओं में सबसे ज्यादा कार्तिकेय का उल्लेख किया गया है। चलिए 31 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर एक तरफ शासक है सूची में, दूसरी तरफ संघर्ष विरोधी आपके आक्रमण होंगे या गतिविधियां हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कौन सा शासक के संघर्ष विरोधी संबंधित है? तो बात की जाए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है दक्षिण अभियान से संबंधित है, जिसे दक्षिणापथ के राजा के रूप में जाना गया। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो आपके पश्चिमी क्षत्रप से संबंधित है, शक था। स्कंदगुप्त की बात किया तो हूणों का आक्रमण संबंधित है और कुमारगुप्त प्रथम की बात किया तो पुष्यमित्र शिलालेखों में उल्लेखित उसका विद्रोही है। ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो गुप्त प्रशासन के बारे में विचार करना है कौन सा सही है। जैसे बात किया है तो गुप्त शासकों के द्वारा सर्वोच्च संप्रभुता को दर्शाने के लिए परम भट्टारक की उपाधि जो है प्रयोग किया गया था। किसकी? परम भट्टारक की उपाधि का प्रयोग किया गया था। बिल्कुल बात ठीक कही गई है। दूसरा आता है कि प्रांतीय प्रशासन का प्रमुख उपरिक्त जो है कहलाता था, तो दूसरा भी सही है। गुप्त प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकृत था और इसमें सामंतों की कोई भूमिका नहीं थी। नहीं, सामंतों की इसमें जो है भूमिका रही है ना। तो गुप्त प्रशासन जो है केंद्रीकृत नहीं था बल्कि सामंतों की भूमिका रही है। तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट आता है गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदानों के संबंध पर विचार करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो गुप्त काल के दौरान भूमि अनुदानों के बारे में विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भूमि अनुदान अक्सर ब्राह्मणों एवं मंदिरों को दिए जाते थे। बिल्कुल ठीक बात कही जा रही है। इन अनुदानों के कारण मध्यस्थों के एक वर्ग का उदय हुआ था। ये भी ठीक है। भूमि अनुदानों में हमेशा प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार शामिल होते थे? नहीं होते थे। नहीं भाई, शामिल होते थे। तो केवल पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। एक तरफ कृति है, दूसरी तरफ लेखक है। कौन सी कृति के लेखक को इसमें यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। तो बात किया रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास है। बिल्कुल करेक्ट है। अमरकोश की अमर सिंह है। बिल्कुल ठीक है। मुद्रा राक्षस की विशाख दत्त है। ये भी सही है। तो सही जोड़े में कौन सा है? तो हम कहेंगे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो सी वाले पर हम यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में जो है व्यवस्थित करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो कौन कौन से कालक्रम में घटनाएं हुई हैं? तो इनमें जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, बाद में आया। फाहियान की भारत यात्रा, ये आपके ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करना पहले नंबर पर। इसके बाद दूसरे नंबर पर समुद्रगुप्त की उपाधि, दूसरे नंबर पर फाहियान की भारत यात्रा, तीसरे नंबर पर स्कंदगुप्त को होड़ों का साथ संघर्ष, चौथे नंबर पर। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन रहेगा तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, डी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे समुद्रगुप्त प्रथम की बात की गई थी तो आपका 319 से लेकर 335 तक का ईस्वी में समय है। वहीं समुद्रगुप्त की बात किया है 335 से लेकर 375 तक का समय है। फाहियान की भारत यात्रा की बात किया है तो 399 से लेकर आपका 414 तक का टाइम पीरियड है। और स्कंदगुप्त का 455 से लेकर 467 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है। तो ये कुछ टाइम पीरियड भी, उसको भी आप ध्यान रख सकते हो। हर्षवर्धन के संबंध में विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हर्षवर्धन के बारे में विचार कर लेते हैं। तो यहां पर आ रहा है कि हर्षचरित में हर्ष के जीवन, वंश एवं अभियानों का जो है वर्णन मिलता है। बिल्कुल बात ठीक है। सीयूकी में हर्ष के प्रशासन, समाज और धार्मिक नीतियों का विवरण किया गया है। तो आप कहेंगे ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपका तीसरा वाला भी करेक्ट रहेगा। तो ए ऑप्शन पर हम यहाँ पर जो है सही करेंगे। नेक्स्ट आता है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के संबंध पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों पर विचार करना है। जैसे 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में किया गया था। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। ये मंदिर शैलकृत, रॉक कट और स्वतंत्र खड़ी संरचनात्मक मंदिर शैली के बीच संक्रमणकालीन अवस्था को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। एक और दो, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे खजुराहो के मंदिरों के बारे में है। कथनों पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो खजुराहो के मंदिर है और यहाँ पर खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है चंदेल शासक के काल में लगभग 900 से 1030 ईस्वी के बीच में किया गया था। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। ये मंदिर प्राचीर दीवार से घिरे हुए विशाल दुर्गनुमा परिसर के भीतर, नहीं, ये आपके विशाल दुर्गनुमा भीतर नहीं है, बल्कि यह मंदिर की बात की जाए तो यह खुले आसमान के नीचे है। तो आपका दूसरा वाला गलत है। हाँ, एक बात अलग है कि खजुराहो के मंदिर जो है पंचायतन शैली से जो है निर्मित है। पंचायतन शैली से निर्मित है, याद रखिएगा। या फिर यहाँ पर यह भी कह सकते हो नागर शैली प्रमुख तौर पर देखने को मिलती है। कंदरिया महादेव, लक्ष्मण और विश्वनाथ मंदिर खजुराहो मंदिरों का प्रमुख है। तो तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोमपुर महाविहार का जो निर्माण है किस शासक के द्वारा करवाया गया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण की बात की जा रही है, राजा धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। परमार वंश के राजा भोज के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ऑप्शन कौन सा सही है। तो परमार वंश के राजा भोज के बारे में विचार है कि वह भोज ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपको यह रखना चाहिए भोज ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया क्या। तो आप कहेंगे नहीं भाई, नहीं करवाया था। भोज ने भोजपुर की स्थापना की है और भोजेश्वर मंदिर को बनवाया था। बिल्कुल बात ठीक है। भोज ने भोजपुर की स्थापना की और भोजेश्वर मंदिर को बनवाया। तो केवल दूसरा सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ बंदरगाह है, दूसरा राजवंश है, कौन सा बंदरगाह किस राजवंश से संबंधित रहा है? जैसे बात की जाए आपकी कावेरी पट्टनम की बात की जाए तो चोल राजवंश से संबंधित रहा, मुजरिस की बात किया तो चेर राजवंश समय था, और कोरकई की बात किया तो पांडव राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला सही है। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राजवंशों को उनके पतन को एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब कि दक्षिण भारत के जो राजवंश रहे हैं उनके पतन के कालक्रम में व्यवस्थित हमें करना है, कौन सा ऑप्शन कब हुआ है। तो सबसे पहले बादामी के चालुक्यों का पतन देखने को मिलेगा पहले नंबर पर, और बादामी के चालुक्यों का पतन जो है आपके 753 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है, राष्ट्रकूटों के द्वारा इनका पतन किया गया था। इसके बाद पल्लवों का देखने को मिलता है 9वीं शताब्दी में पल्लवों का पतन हुआ था, और चोलों के द्वारा इनका पतन जो है किया गया था। इसके बाद राष्ट्रकूटों का पतन आपकी 10वीं शताब्दी के आसपास मिलता है, राष्ट्रकूटों का जो पतन है पश्चिमी चालुक्यों के द्वारा किया गया था, और अंतिम में चोल का पतन होता है जो कि 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा रहेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, दक्षिण भारतीय राज्यों में महिलाओं की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो महिलाओं की भूमिका के बारे में, चोल काल में महिलाएं जमीन की मालिक हो सकती थी और उनका प्रबंधन जो है कर सकती थी, बिल्कुल बात ठीक है। चोल मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन था, ये भी करेक्ट है। महिलाएं सभा में महिलाएं सभा में उस समय भाग नहीं लेती थी, केवल पुरुष ही तक ही सीमित थी सभाएं। चैंपियन महादेवी जैसी रानियों ने मंदिर निर्माण को संरक्षण भी दिया है, ये भी करेक्ट है। तो 1, 2, 4 सही है, तो ऑप्शन रहेगा बी वाला 1, 2, 4 करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत ऑप्शन की बात की जा रही है, जैसे मृच्छकट्टिकम शूद्रक से संबंधित है, सही है। स्वप्नवास दत्ता भास से संबंधित है, सही है। कुमार संभव कालिदास से संबंधित है, करेक्ट है। ऋतु संगार की बात की तो बाण भट्ट से संबंधित नहीं है। ऋतु संगार की बात किया तो ऋतु संगार की जो है कालिदास को दिया जाता है, किसको? कालिदास से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी वाला ऑप्शन जो है गलत है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, प्राचीन भारतीय ग्रंथों एवं उनके लेखकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत इनमें से चारों में कौन सा उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे पाणिनि के व्याकरण पर महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखा गया है, ये तो सही लिखा है। बुद्ध के जीवन पर बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है, ये भी ठीक है। चाणक्य की राजनीति चोलों पर मुद्र राक्षस विशाखदत्त पर लिखा गया है, ये भी करेक्ट है। रत्नावली कालिदास पर लिखी गई है, नहीं, रत्नावली जो है संस्कृत नाटक है और यह जो है हर्षवर्धन, किसे? हर्षवर्धन से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है डी वाला गलत है। बज्जी संघ के साथ युद्ध में रथ मूसल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किस शासक ने किया था? तो बज्जी संघ में रथ मूसल एवं महाशिलाकंटक का जो प्रयोग है किस शासक के द्वारा किया गया? आप कहेंगे अजातशत्रु शासक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा शासक कवि राजा के रूप में प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा शासक है जो कवि राजा के रूप में प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन रहेगा अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जो है कवि राजा के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से एक तरफ मौर्यकालीन प्रांत आते हैं, फिर आती है राजधानी। तो कौन सी राजधानी किस मौर्यकालीन की थी? जैसे उत्तरापथ की बात की जाए तो उज्जैनी संबंधित है। अवंती राष्ट्र की बात की जाए, उत्तरापथ की सॉरी माफी चाहता हूं। उत्तरापथ की बात किया तो तसला संबंधित है। अवंती राष्ट्र की बात किया तो उज्जैनी संबंधित है। कलिंग की बात की जाए तो तौसली संबंधित है, और दक्षिणापथ की बात किया तो सुवर्णगिरी संबंधित है। ऑप्शन जो यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट रहेगा, 3, 4, 1, 2 है ना। इस तरीके से उत्तरापथ की तसला, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी, कलिंग की तौसली और दक्षिणापथ की आपकी सुवर्णगिरी। नेक्स्ट आता है, कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात किया तो बृहदत्त था, ये ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना 345 ईसा पूर्व में की थी, जिसका अंतिम शासक बृहदत्त था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चलिए विचार कर लेते हैं। अशोक ने शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पोलिट्री फेंथेलर ने की थी, बिल्कुल ठीक कही जा रही है। अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, ये भी करेक्ट है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रोमनदेही स्तंभलेख है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे हम सभी ऑप्शन करेक्ट है। तो 50 क्वेश्चन यहां तक हमने अभी तक लगा ली है, 50 क्वेश्चन हम और लगा लेते हैं। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो सिंधों के 712 ईस्वी में आक्रमण के समय सिंध पर जो किया गया आक्रमण था, वहां का शासक जो है दाहिर था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, है ना, पूरा फुल फॉर्म में नाम है, जैसे गौरी गौरी कहते हैं तो इसका फुल नाम जो है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला जो आक्रमण है वह किस राज्य के खिलाफ किया था, पूछ रहा है। तो आप कहेंगे मुल्तान के खिलाफ में किया था, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली की कुब्बत उल जो इस्लाम मस्जिद है इसका निर्माण जो है
कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, है ना। 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उस किले राय पिथौरा जो वर्तमान में दिल्ली पर है उस पर अधिकार किया और वहां पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट आता है, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो सल्तनत काल में जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1333 ईस्वी में अफ्रीकी यात्री जो इब्न बतूता भारत में आया था उस समय दिल्ली में किस सुल्तान का शासन था? तो उस समय मोरक्को का यात्री आया था इब्न बतूता और अला मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल की बात किया तो 1325 से लेके 1351 ईस्वी तक रहा है। उसी दरमियान 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का भारत में आगमन हुआ था और इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम की बात किया तो रिहला नाम से इसने पुस्तक को जो है वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सैयद वंश की स्थापना किसने की है? तो सैयद वंश की स्थापना खिलजी खां के द्वारा की गई है। कब की गई? तो 1414 ईस्वी के दौरान की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? चलिए बात कर लेते हैं। 1504 ईस्वी में बहलोल लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। क्या ये सही है? भाई 1504 में बहलोल लोदी के द्वारा नहीं बल्कि सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापना की गई थी, तो पहला वाला गलत हो गया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी की कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था, बिल्कुल ठीक बात है, तो केवल दूसरा सही था, पहला वाला गलत था। सूची 1 और सूची 2 है, यहां पर मिलान करना है कौन सा सही है। जैसे संगम वंश की बात किया तो हरियर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। सालुब वंश की बात किया तो सालुब नरसिंह ने स्थापना की। तुलुक वंश की स्थापना की जाए तो वीर नरसिंह ने स्थापना की और अरावीड़ू वंश की स्थापना तिरुमल देव के द्वारा की गई थी। और ये सभी जो वंश हैं आपके विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो है आते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं, ये भी थोड़ा सा आप जरूर याद रखिएगा। और ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा गया? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में जो अष्टदिग्गज थे तेलुगु भाषा के 8 महान कवियों को कहा जाता था और कृष्णदेवराय के सरबार में यह 8 दिग्गज कवि जो है रहते थे तेलुगु भाषा के, उन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों के अतिरिक्त सीधे केंद्रीय नियंत्रण वाला खालसा क्षेत्र होते थे। इसका प्रधान निम्नलिखित में से कौन था? साहिना नाम से इसके प्रधान को जो है जाना जाता था। विभाग आता है एक तरफ, दूसरी तरफ बनाने वाला सुल्तान है। किस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? जैसे दीवान मुस्तक राज की बात किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। दीवान अर्ज की बात की जाए तो बलबन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। दीवान खैरत की बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना की और दीवान कुही की बात किया तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी। सल्तनत काल की विकसित स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? सल्तनत काल में जो विकसित स्थापत्य कला थी इसकी प्रमुख विशेषता की बात की जा रही है। भारतीय और पार्सियन शैलियों का इसमें मिश्रण देखने को मिलता था, सी ऑप्शन करेक्ट है। इल्तुतमिश के द्वारा गठित चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी किससे संबंधित था? तो इल्तुतमिश ने गठित किया था चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी। इसका संबंध की बात की जा रही है तो सुल्तान द्वारा 40 प्रमुख तुर्की दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों का एक समूह होता था जिसे चालीसा कहा जाता था और बलबन ने इस चालीसा को समाप्त किया था, जबकि इल्तुतमिश के द्वारा इसको गठन किया गया था। तारीख ए फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई है? तारीख ए फिरोजशाही की बात की जाए तो शम्स ए सिराज के द्वारा तारीख ए फिरोजशाही को लिखा गया है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबिदीन को कश्मीर का अकबर जो है कहा जाता था। 1420 में बात किया तो जैन उल आबिदीन कश्मीर की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति था। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? एक तब राज्य है, कौन सा वंश से संबंधित है? जैसे बात की जाए बीजापुर की स्थापना आदिल शाही वंश कहा जाता है, जबकि अहमदनगर की बात किया तो अहमदनगर बरीद शाही वंश नहीं है। अहमद की बात किया तो निजाम शाही है। कौन सा है? निजाम शाही कहा जाता था। तो ऑप्शन सी वाला यहां पर गलत है, जबकि बरार को इमाद शाही और गोलकुंडा को कुतुब शाही कहा जाता था। तो इस तरीके से आप कहोगे बी ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को दिया जाता है। यहां पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चिश्ती सिलसिलों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चिश्ती सिलसिले की स्थापना की बात की जाए ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है ना। 12वीं शताब्दी के अनेक सूफी संत भारत आए थे और उसी में से एक थे चिश्ती सिलसिला, जिसकी स्थापना ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। किसने सुलह एवं कुल की नीति शुरू की थी? सुलह और कुल की नीति की बात किया तो अकबर के द्वारा, अकबर के शासनकाल में सुलह कुल की नीति शुरुआत की गई थी, जिसका अर्थ था सभी के साथ शांति का व्यवहार बनाए रखना।
जब हुमायूं गौर मतलब कि बंगाल की राजधानी में कानून व्यवस्था स्थापित करने में व्यस्त था, इसने स्वयं को आगरा का शासक घोषित कर दिया था। जब हुमायूं जो था बंगाल की राजधानी में कानून व्यवस्था को अच्छा कर रहा था, तो उसी समय क्या हुआ कि आगरा पर शासक घोषित कर दिया था। वह शासक का नाम था हिंदाल मिर्जा। हिंदाल मिर्जा ने अपने आप को स्वयं का शासक घोषित कर लिया था। मनसबदारों व्यवस्थाओं का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सैन्य व्यवस्था से संबंधित है, सैन्य प्रशासन संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, काफी लोग बच्चे होते हैं जो राजस्व संग्रह में टिक लगा देते हैं, जबकि मनसबदारी व्यवस्था जो होती है सैन्य प्रशासन से संबंधित होती है। नेक्स्ट बात की जा रही है, एक तरफ गुरु है, दूसरी तरफ योगदान है। किस गुरु का किस क्षेत्र में योगदान रहा है? जैसे गुरु नानक की बात किया तो सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन देव की बात की जाए तो ये आदि ग्रंथ का संकलन किया है। गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया है और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना को या संस्थापक जो है रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात किया तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सूची 1 है, मुगल चित्रों को विशेषताओं के बारे में सूचीबद्ध करना है। सूची 1 और सूची 2 से संबंधित यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे बात की जाए अकबर के काल से संबंधित फारसी का प्रभाव बहुत ज्यादा था। जहांगीर के काल में प्रकृतिवाद शिखर पर पहुंच गया था। शाहजहां के शासनकाल में सजावटी शैली देखने को मिलती है और हुमायूं का शासनकाल मुगल चित्रकला की शुरुआत को माना जाता है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 में वर्ष है, सूची 2 में अकबर द्वारा विजित क्षेत्र है। तो कौन सा वर्ष अकबर के द्वारा विजित क्षेत्र के लिए जाना जाता है? जैसे 1568 ईस्वी की बात किया तो चित्तौड़ विजय की थी अकबर ने। 1595 में अहमदनगर की विजय की, 1581 में काबुल की विजय की और 1561 में मालवा की विजय की हुई थी। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध संगीतकार था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार की बात की जा रही है तो आई थिंक सभी को पता होगा ही होगा, नवरत्नों में तानसेन का नाम याद किया जाता है और यही संगीतकार भी था। मुगल दरबार का वह कौन सा हिंदू कलाकार है जिसने 17वीं सदी के हर प्रमुख शाही कुलीन व्यक्ति के हुबहू छवि उतारने की अपनी बेजोड़ क्षमता के कारण अक्सर मुगल वैन डाइक कहा जाता है और जहांगीर फ्रेगरिंग ए सूफी शेख टू किंग्स नामक चित्र में अपने स्वयं के चित्र के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन क्या रहेगा? विचित्र नाम का याद रखिएगा, है ना, विचित्र नाम से फेमस था। अकबर ने प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में ऑप्शन कौन सा यहाँ पर सही है? तो बात की जाए तो वकील के पद अधिकार को कम कर दिया गया था। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। अकबर ने वजीर के स्थान पर दीवान आला की उपाधि को लोकप्रिय बनाया, ये भी करेक्ट है। उसके शासनकाल में सूबा प्रांतों की संख्या 16 नहीं थी, जबकि 12 हो गई थी। कितनी थी? 12 थी। इसने झरोखा दर्शन की परंपरा को रोक लगा दी थी, नहीं, रोक नहीं लगाई थी। झरोखा दर्शन अकबर के शासनकाल में जो है आपका चालू रहा, तो ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा केवल सही है, तीसरा चौथा गलत है। जागीर शब्द अर्थ है, जागीर शब्द का क्या अर्थ है? तो भू राजस्व पर अधिकार से संबंधित जागीर शब्द का अर्थ होता है। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो इन चारों में सही कौन सा है बात की जा रही है? फेजी फारसी कवि था, करेक्ट है। बदायूं अकबर का आलोचक था, करेक्ट है। दारा सुकोई उपनिषदों का अनुवाद से संबंधित था, सही है। तो तीनों सही है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन सही है। सिख धर्म की शिक्षाओं के संबंध पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यह एक ईश्वरवाद मतलब कि एक ईश्वर में विश्वास पर जोर देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने मूर्ति पूजा कर्मकांडों को अस्वीकार किया था, बिल्कुल बात ठीक है। समाज में जाति आधारित व्यवस्था का समर्थन करते थे, नहीं भाई, जाति आधारित व्यवस्था का व्यवस्था नहीं करते थे, बल्कि इन्होंने कड़ा विरोध किया था। तो केवल पहला दूसरा सही है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिवाजी के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिवाजी की जीवन की घटनाओं को व्यवस्थित करना है, कैसे व्यवस्थित करना है? तो व्यवस्थित ऐसे करना है कि रायगढ़ का राज्याभिषेक, ये नहीं आएगा। सबसे पहले जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि होगी पहले नंबर पर, नहीं पुरंदी नहीं आएगी। अफजल खां की हत्या आएगी पहले नंबर पर। उसके बाद आपकी जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि आएगी दूसरे नंबर पर। इसके बाद आपकी आगरा से पलायन आएगा तीसरे नंबर पर और राजगढ़ का अभिषेक आएगा चौथे नंबर पर। शिवाजी के जीवन में पहले आपकी अफजल खान की हत्या, फिर जयसिंह की पुरंदर की संधि, फिर आगरा से पलायन, फिर रायगढ़ से राज्याभिषेक। आपका ऑप्शन जो है पहला वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? भाई तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, कौन थे? तो आप यहां पर कहोगे भाई कौन से व्यक्ति थे? आपका ऑप्शन आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन से व्यक्ति थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहां पर कौन सा सही? आपका यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, एक तरफ सूची 1 मराठा संधि है, दूसरी तरफ पक्ष है। कौन सी मराठा संधि किस पक्ष से संबंधित रही है? जैसे बात की जाए यहां पर जो है आपकी
पुरंदर की संधि की बात किया है तो शिवाजी और राजा जयसिंह से संबंधित थी। बेसिन की संधि ब्रिटिश एवं पेशवा द्वितीय से संबंधित थी। देवगांव की संधि ब्रिटिश और रघुजी भोंसले द्वितीय से संबंधित थी। और सुरजी अर्जनगांव की संधि ब्रिटिश एवं दौलत राव सिंधिया से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पेशवा बाजीराव द्वितीय का गोद लिया हुआ बेटा कौन था जो बाद में 1857 के विद्रोह का एक नेता बना? पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिया बेटा कौन सा था जो बाद में 1857 का विद्रोह बना था? नाना साहब द्वितीय थे, है ना, नाना साहब द्वितीय थे। याद रखिएगा, आप देखो नाना साहब फर्स्ट भी लिखा है जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट आता है चौथ एवं सरदेशमुखी के बारे में क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका गलत है? मतलब क्या पूछा है, गलत ऑप्शन इनमें से कौन सा है? बात किया है सरदेशमुखी भू राजस्व का एक चौथाई हिस्सा था जिसे उन क्षेत्रों से सुरक्षा शुल्क के रूप में मांगा जाता था जो सीधे मराठा प्रशासन के अधीन नहीं था। अब ये सही है तो हम कहेंगे भाई गलत है। चौथ एक अतिरिक्त 10% कर था जिसे इस दावे के आधार पर सही ठहराया जाता था मराठा राजा दक्कन वंशानुगत देशमुख, भाई ये भी गलत है। इन करों को 1719 संधि से मुगल सम्राट द्वारा वैध माना गया था, हाँ ये करेक्ट है। अब पूछा था कौन सा गलत है तो हम कहेंगे पहला और दूसरा गलत है, जबकि तीसरा वाला ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कौन सी वस्तुओं को लाया गया था? तो पपीता बिल्कुल लाया गया, अनानास ये भी लाया गया, अमरूद भी लाया गया और तमाकू भी। तो चारों ही वस्तु पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी, डी ऑप्शन करेक्ट है। वह कौन सा राष्ट्रकूट शासक है जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर को बनवाया था? तो वह कौन सा शासक जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर को बनवाया? आप कहेंगे कृष्ण प्रथम था। कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में किसका हिस्सा था? सामूगढ़ के युद्ध की बात की जा रही है, किसका हिस्सा था? आप कहेंगे मुगल उत्तराधिकार के युद्ध के रूप में सामूगढ़ का युद्ध जो है जाना जाता था और इसमें शाहजहां की बीमारी के बाद हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, किस विदेशी यात्री ने भारत में हीरो एवं हीरे की खदानों के बारे में चर्चा की है? तो हीरो एवं हीरो की खदानों के बारे में चर्चा जैन बैप्टिस्ट टर्मियर के द्वारा जो है चर्चा की गई है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सूची एक विद्वान है, सूची दो राजवंश उसके संरक्षक हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जैसे बात की जा रही है? हर्षेण की बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। बाणभट्ट की बात किया तो वर्धन साम्राज्य हर्ष से संबंधित है। विद्यारण विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और रवि कीर्ति चालुक्य वंश से संबंधित है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, कौन ऋग्वेदिक काल से संबंधित नहीं है? ऋग्वेदिक काल से कौन सा संबंधित नहीं है इसकी बात की जा रही है? तो आप कहेंगे घोषा संबंधित है, अपाला भी और विश्वारा भी, जबकि गार्गी की बात किया तो संबंधित नहीं है। झांसी के निकट देवगढ़ का मंदिर है, इलाहाबाद के निकट गढ़वा के मंदिर में मूर्तियां किस राजवंश की कला की महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो आप कहेंगे गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष के रूप में जाने जाते हैं। झांसी के निकट देवगढ़ का और दशावतार मंदिर और इलाहाबाद के निकट गढ़वा के जो मूर्तियां हैं वो सभी गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिता हैं और कौन से पुत्र हैं? जैसे बाबर की बात किया तो कामरान पुत्र था, अकबर की बात किया तो सलीम पुत्र था, शाहजहां की बात किया तो मुराद बख्श पुत्र था, जहांगीर की बात करें तो खुसरो पुत्र था। आपका बी ऑप्शन सही है। प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? नहीं था बात कर रहा है तो आप कहेंगे नागपुर बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था, जबकि बल्लभी, नालंदा और विक्रमशिला ये सभी बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में जाने जाते थे। अशोक के स्तंभ पर लिखी लिपि कौन सी है? तो अशोक के स्तंभ पर जो लिपि लिखी गई है वह कौन सी है बात की जा रही है? तो आप कहेंगे अशोक के स्तंभ पर जो है कौन सी लिपि लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि जो है लिखी गई है। अष्टप्रधान मंत्रियों की एक परिषद थी, आप कहेंगे अष्टप्रधान मराठा प्रशासन में मंत्रियों की परिषद हुआ करती थी, बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें पेशवा, अमात्य, पंडित राव, सुमंत, वाक्यानवीस, सचिव, सरे नौमत, सेनापति, न्यायाधीश आदि व्यक्ति हुआ करते थे। सूची एक और सूची दो है, इसमें सॉरी कथन एक और दो है, इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? तो फाहियान एक चीनी यात्री था जिसने हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो आपको याद रखना है हर्ष के शासनकाल में नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसने दौरा किया था, तो पहला गलत हो गया। हेनसांग एक चीनी यात्री भिक्षु था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नहीं बल्कि हर्ष के शासनकाल में, तो ये भी गलत है। आप कहेंगे ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। नाथ पंथियों, सिद्धों, योगियों ने भारत के किस भाग में भक्ति को धर्म को लोकप्रिय बनाया है? नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भारत में किस भाग में धर्म को लोकप्रिय बनाया? आप कहेंगे उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो है बनाया हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहां पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष की बात किया तो हम्पी कर्नाटक में पाए जाते हैं। हम्पी जो है कर्नाटक में है, वहां से आपके विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बात किया तो अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन जो है आपके बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक है वह कौन था? तो रामचंद्र।
रामचंद्र जो देव था देवगिरी पर जब शासन के लिए आए अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के लिए 1306 में, तब उस समय बात किया तो मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजा गया था, तब दिल्ली देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? 102 नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं, 100 प्लस हो चुके हैं। जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग जो है बलवन के द्वारा प्रयोग को किया गया था, है ना। बलवन का फुल नाम की बात किया तो गयासुद्दीन बलवन पूरा नाम था। 1266 से लेके 1287 तक इसने शासन किया है और जिल्ले इलाही शब्द का प्रयोग किया था। ईश्वर की छाया क्या थी? ईश्वर की छाया। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जैसे बात किया है, उर्वरा उपजाऊ भूमि कहते हैं, मरुस्थल भूमि कहते हैं, साद्रल घास वाली भूमि को, देव मृतिका वर्षा से सिंचित भूमि को। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? भाई चचनामा का फारसी में अनुवाद की बात किया किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा जो है किया गया था। वह मुस्लिम कौन सा शासक है जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का हिस्सा माना जाता था? दार उल इस्लाम का हिस्सा जो है इल्तुतमिश का माना जाता था। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिलाफत समान वस्त्र एक सम्मान पत्र जो है प्राप्त किया था, याद रखिएगा, है ना। और इसने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि भी इल्तुतमिश के द्वारा धारण की गई थी। दार उल इस्लाम का एक हिस्सा इल्तुतमिश का माना जाता था। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र कहां शुरू किया गया है? तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र की बात की जाए तो आपका न तो कहीं भी शुरुआत नहीं किया गया है ना, कहीं भी शुरुआत नहीं किया गया है, तो आपका ऑप्शन यहां पर कहां रहेगा? आप कहेंगे इनमें से तो कोई भी नहीं है, जबकि नोएडा में स्थापित जो है किया गया है। कौन सा? नोएडा में स्थापित किया गया, तो ऑप्शन में डी था, जबकि कोई भी नहीं है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2024 के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब यहां से कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यह 6वां संस्करण था, करेक्ट है। यह ऊर्जा सूचकांक दक्षता ब्यूरो के द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया गया है, ये भी करेक्ट है। समूह फर्स्ट आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, नहीं भाई ये शीर्ष पर नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर महाराष्ट्र तो टॉप पर है लेकिन आंध्र प्रदेश टॉप पर नहीं है। पहला और दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी जहाज का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी जहाज के नाम की बात की जाए, क्या है? एंड्रोथ नाम है। क्या नाम है? एंड्रोथ। ध्यान रखिएगा। अंबु करंगल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो अंबु जो करंगल योजना है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 16 सितंबर 2025 को यह अंबु करंगल योजना जो है शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सीपी राधाकृष्णन देश के 16वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो यह रखना है आपका, ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि यह 16वें नहीं बल्कि 15वें राष्ट्रपति क्रम में चुने गए हैं, तो आपका ऑप्शन पहला गलत हो गया। उन्होंने विपक्षी आई इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को पराजित किया था, करेक्ट है। उपराष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय मतपत्रों के द्वारा किया जाता है, ये भी करेक्ट है, तो दूसरा और तीसरा सही है जबकि पहला गलत है। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट सूचकांक 2025 के संबंध पर विचार करें, यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन सही है? जैसे यह रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी की जाती है, करेक्ट है। यह रिपोर्ट केवल शहरी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी डेटा को प्रदर्शित करता है, करेक्ट है। पटना जयपुर सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है, ये भी ठीक है। ऑप्शन रहेगा डी वाला क्योंकि तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। हाल ही में किस राज्य में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने की बिल पास हो गया है? आप कहेंगे हाल ही में मिजोरम में। मिजोरम राज्य में भीख मांगने वाला प्रतिबंध जो है आ चुका है। नेपाल की पहली महिला अंतिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आप कहेंगे सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। 25वीं संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 25 का आधिकारिक थीम क्या है? तो अप होल्डिंग द संघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव जो है इस वर्ष की थीम रही है SCO की। 25वां संघाई सहयोग संगठन बनाया गया था। विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए भारत ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो विश्व के लेवल पर ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए भारत ने बात किया है तो खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ FAO के साथ में जो है आपने क्या किया है? MOU किया हुआ है। नेक्स्ट बात की जाए, ई गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है? इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया, ये तो सही लिखा है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन है, ये भी ठीक है। पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है क्योंकि दोनों ऑप्शन सही लिखे हैं। नेक्स्ट बात कर देती है, सितंबर 2025 में पूर्वी एशियाई फिलीपींस, ताइवान, चीन, हांगकांग में आए शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात सुपर टाइफून का नाम क्या है? तो सुपर टाइफून के नाम की बात की जा रही है तो रागासा, क्या नाम है? रागासा नाम जो है रखा गया था, याद रखिएगा। और ये फिलीपींस, ताइवान, चीन, हांगकांग में आया था। किस संगठन ने पासबुक लाइट नामक फीचर लॉन्च किया हुआ है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, है ना।
ईपीएफओ की बात की जा रही है, ईपीएफओ की बात की जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा पासबुक लाइट नाम से फीचर को लॉन्च किया गया है। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापी ऊर्जा नीति 2025 किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। नेक फेलेरिया फाउलेरी के संदर्भ पर विचार करना है कौन सा सही है? तो नेगलेरिया और फाउलेरी पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर बात की जाए यहाँ पर सही ऑप्शन की तो एक बैक्टीरिया है जो मीठे पानी में पाया जाता है, गलत है। भोजन के माध्यम शरीर में प्रवेश करता है, भी गलत है। एक प्राइमरी अमीबिक मैग्नियोसिफाइलिटिस PAM का कारण बनाता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप कहेंगे ऑप्शन केवल तीसरा सही रहेगा, जबकि पहला और दूसरा गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है अग्नि प्राइम अग्नि P मिसाइल के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है। यह एक परमाणु सक्षा में 3 चरणों वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या ये सही है? हम कहेंगे नहीं, ये 2 चरणों वाली कंप्यूटरीकृत मिसाइल है ना। आधिकारिक मारक क्षमता इसकी 3000 किलोमीटर है, नहीं भाई ये भी गलत लिखा है। आधिकारिक क्षमता इसकी जो है केवल कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो ना तो पहला सही है ना ही दोनों सही है, तो हम कहेंगे दोनों गलत, 1 और 2 गलत है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो असम राज्य में लॉन्च किया गया है। व्यय विभाग ने नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार किसे सौंपा है? तो TCA किसको? कल्याणी को सौंपा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किन्हें प्रदान किया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की बात की जा रही है, किसे दिया गया है? भारत के एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को मिला है। फिलीपींस के फ्लावियानो एंटिनियो एल विलानुएवा को मिला हुआ है। इंडोनेशिया की शाहीन अली, ये आपका गलत है। तो केवल पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला गलत है। वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप कहेंगे दादा साहिब फाल्के जो पुरस्कार है मोहन लाल को दिया गया है, तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है। भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? आप कहेंगे चेन्नई में किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी है, भारत की पहली महिला है रानी वेलु नाचियार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एशिया कप 2025 ने किसको हराकर जीत हासिल की है? तो आप कहेंगे एशिया कप 2025 ने भारत आएगा, ए ऑप्शन में क्या आएगा? भारत ने किसको हराकर? साउथ कोरिया को हराकर, ध्यान रखिएगा, साउथ कोरिया को हराकर जो है जीत हासिल की है। तो ऑप्शन यहां पर डी वाला आपका करेक्ट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 से कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन गलत है? तो स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है? चलिए बात की जाए तो वर्ल्ड स्केट के द्वारा आयोजित इनलाइन स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप चीन के बेहिदाही में आयोजित किया गया था, ये तो सही लिखा है। भारत ने 3 स्वर्ण एवं 2 कांस्य पदक के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। पूछा है कौन सा गलत है? तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन इनमें से कौन सा है? गलत कथन यहाँ पर कौन सा है? चलिए विचार कर लेते हैं। GDP सकल घरेलू उत्पाद नया आधार वर्ष 2022-23 हो चुका है, ये तो सही लिखा है। IPP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 हो गया है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष 2024 हो गया है, ये भी करेक्ट है। CPI का निर्माण गणना RBI के द्वारा की जाती है, RBI करती है, तो हम कहेंगे भाई RBI नहीं करती है, ये ऑप्शन आपका गलत है। समृद्ध से समृद्धि कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? समृद्ध से संस्कृति का आयोजन जो है गुजरात में किया गया था, गुजरात के भावनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रिसर्जेक्शन क्वेस्ट को किस प्रजाति को बचाने के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए गोल्ड डॉल्फिन पुरस्कार मिला हुआ है? तो गोल्ड डॉल्फिन पुरस्कार जो है नाइट व्हाइट राइनो को बचाने के लिए गोल्डन डॉल्फिन पुरस्कार से नवाजा गया। वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो सिंगापुर देश बताया जा रहा है एशिया का सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देश है। बिहार की प्रथम महिला फाइड मास्टर कौन बनी है? तो आप कहेंगे बिहार की प्रथम महिला फाइड की बात किया तो मरियम फातिमा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमपत्या बंजथरी को नियुक्त जो है किया गया है। तो ये आपके 47वें नंबर के नहीं बल्कि 46वें नंबर के हैं, पहला गलत हो गया। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण का प्रावधान आर्टिकल 219 के तहत आता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस गांव को बिहार का पहला शिल्प ग्राम बनाने की मंजूरी प्रदान सरकार को दे दी गई है? तो किस गांव को बिहार का पहला शिल्प ग्राम बनाने की मंजूरी? आप कहेंगे मधुबनी का है और जीतरवारपुर है। कौन सा? मधुबनी का जीतरवारपुर को दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है, इसमें से कौन सा है? BIADA एमनेस्टी पॉलिसी 25 का उद्देश्य औद्योगिक विवादों का समाधान करना है, बिल्कुल ठीक बात लिखी है।
इस नीति के तहत वन आंशिक रूप से क्रियाशील उद्योगों को पुनर्जीवित करना है, ये भी ठीक है। पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही कथन की बात करता ही है। सही कथन यहाँ पर जो है आपका कौन सा है, जैसे बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के पूर्णिया में सेक्स सर्टेड सीमेंट सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बिल्कुल बात ठीक लिखा है। यह सुविधा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई है, ये भी ठीक है। इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 5 लाख खुराक है, ये भी करेक्ट है। सेक्स स्टार्टिंग तकनीक से नर बछड़ों के जन्म की संभावना है, ये ऑप्शन जो है गलत लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन आपका गलत लिखा है। तो केवल पैक 2 3 सही है, तो हम कहेंगे ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इंडिया इन पिक्सल के आंकड़ों के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक जैन जेड आबादी वाला राज्य है, क्या ये सही है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। बिहार के बाद जैन जेड की आबादी वाले राज्यों में झारखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान का स्थान आता है, जबकि ये बात ऑप्शन गलत लिखी है। बिहार के बाद आपका जम्मू कश्मीर का आएगा नाम, फिर उसके बाद आपका झारखंड का नाम आएगा, झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश का, फिर राजस्थान का नाम आता है। तो जम्मू कश्मीर के बाद आपका किसका आएगा, झारखंड का आएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो पहला ऑप्शन केवल सही है, दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भागलपुर के पीर 35 में स्थापित होने वाले 2400 मेगावाट ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट का कॉन्टेक्स्ट किस कंपनी को मिला हुआ है। तो यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा किस कंपनी को दिया गया है, तो अडानी पावर लिमिटेड को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रॉयल भूटान बुद्ध मंदिर का उद्घाटन बिहार के किस जगह पर किया गया, तो राजगीर में किया गया है। तो यहां पर अभी तक हमने कितने क्वेश्चन की अगर बात किया तो 140 क्वेश्चन किए हुए हैं। अब आप कहोगे सर 10 क्वेश्चन बाकी और हैं, तो इस टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन रहते हैं, याद रखिएगा 150 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 140 क्वेश्चन आपके रहते हैं जीएस, 10 क्वेश्चन आपके रहते हैं यहाँ पर मैथ एवं रीजनिंग वगैरह से सी-सेट के। तो मैथ रीजनिंग की हम प्रॉपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, जो कि आपके 25 क्वेश्चन की वीडियो बना देंगे या 33 क्वेश्चनों की, तो उस पर जो है प्रॉपर तरीके से अलग मैथ की, अलग सी-सेट की बात की जाएगी। तो ओनली यहाँ पर जीएस की बात की है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सीरीज थी। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नई थी सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, जिसका नाम की बात किया तो यूपीएससी नट नाम है। क्या नाम है, यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज जो है लगा सकते हो, और टेस्ट सीरीज लगा के आप सभी को पता होगा ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपने आप का मूल्यांकन जो है कर सकते हो। तो आज ही समाप्त करेंगे, वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।